नमस्कार, हमारी इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के दौरान हम नए भारत के नए विजन की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है और 9 अलग अलग श्रेणियों में प्लेज लेने की अपील की है प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उस सीरीज में सबसे अंतिम प्लेज है, नंबर 9वें की जो प्लेज है उसमें क्या कहते हैं, क्या कुछ प्लेज है, पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद फिर वापस रिपोर्ट और चर्चा पे आएंगे। तो सबसे पहले ये प्लेज आपके सामने, आई एम न्यू इंडिया का ये 9th प्लेज है जो आप नरेंद्र मोदी ऐप पे जाकर के खुद ही प्लेज कर सकते हैं। मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, नौकरी खोजने वाला नहीं, और मैं स्टार्टअप और नवीनता के साथ जो भरा है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं अपने आप को उद्यमिता और नई खोज के लिए समर्पित कर दूंगा। मैं एक नए भारत का हिस्सा हूं जो 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति से अपनी ताकत लेता है। आइए साथ में मिलकर 2022 तक, जब हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करें। तो अगर आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं तो #IamNewIndia ये जो प्लेज या फिर ये जो विजन देश के सामने रखा है प्रधानमंत्री ने, आप खुद नरेंद्र मोदी ऐप पर जाकर के ये प्लेज कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आई एम न्यू इंडिया के 9 स्तंभों में से एक है रोजगार को सृजित करना, और देश का युवा नौकरी के पीछे न भागे बल्कि अपने हुनर के जरिए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बने और दूसरे के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। आइए देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश को बनाने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने में हर एक नागरिक का योगदान हो। सभी अपने देश को सशक्त, मजबूत और शक्ति संपन्न बनाने में योगदान दे, यही संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल 2022 तक युवाओं, महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, साथ ही देश के गरीब नागरिकों की हर एक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का विजन ही है आई एम न्यू इंडिया। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसा नहीं है कि ये विजन सिर्फ ख्वाबों तक ही सीमित हो, बल्कि इसे पूरा करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने पहले से ही कमर कस ली है। आई एम न्यू इंडिया के 9 स्तंभों में से एक है देश में अधिकतर लोग रोजगार सृजित करें। युवा सिर्फ नौकरी के पीछे ही नहीं बल्कि अपने हुनर और कुछ नया करने की चाहत को ऊंचाई दे। ऐसे कदम में सरकार उनके साथ खड़ी होगी। केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया ऐसी ही योजना है जिसके जरिए आसानी से अपनी मेहनत और कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले युवा खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। साथ ही स्टार्टअप एक तरफ रोजगार तो सृजित करेगा ही, तो दूसरी ओर इनकी बदौलत लोगों के जीवन में सहूलियत बढ़ेगी और देश की कई बाधाओं को पाटा जा सकेगा। स्टार्टअप की ही तरह स्टैंड अप इंडिया भी ऐसी अहम योजना है जिसके जरिए नए भारत में महिलाओं और दलित आदिवासी युवाओं को समानता का अवसर मिलेगा और इन्हें भी अपना रोजगार खड़ा करने में आसानी होगी। साथ ही देश को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए मेक इन इंडिया जैसी बड़ी योजनाएं तो हैं ही, वहीं इनके लिए कुशल कामगार उपलब्ध कराने के लिए कुशल भारत और कौशल भारत जैसी योजनाएं भी हैं जो युवाओं को बाजार की मांग देखते हुए कुशल कारीगर बना रही हैं। वहीं छोटे स्तर पर उद्यमियों को अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने के लिए उनके कारोबार को उन्नत बाजार के मुताबिक बनाने के लिए मुद्रा जैसी योजनाएं भी हैं। यानी आई एम न्यू इंडिया के लिए देश के नागरिक अगर ठान लें तो उन्हें कदम कदम पर सरकार इस मुहिम में साथ खड़ी दिखाई देगी और जनता का हौसला, उनका हुनर देश में कामयाबी की इबारत लिखने को खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इस चुनौतियों का क्या कुछ समाधान हो सकता है। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जयंत कृष्ण जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं एनएसडीसी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जयंत दास भी जुड़ रहे हैं एक उद्यमी के तौर पर, और जो एक तरह से जो परेशानियां होती हैं ज़मीन पर, उसके बारे में, उस चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जयंत, सबसे पहले तो आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आप एक मिस्टर दास, आप चूँकि खुद आप एक एंटरप्रेन्योर रह गए हैं, और इसलिए मैं सबसे पहले चुनौतियों की बात करता हूं। क्या कुछ परेशानियां हैं, और ये जो 2022 तक सभी के लिए काम, सभी को कुशल बनाना, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। किस तरह से देख रहे हैं ज़मीन पर चीज़ों को आप? देखिए, एक तो सबसे पहले हर सरकार का एक लक्ष्य होता है, और समझना ये है कि इस लक्ष्य किस दायरे में रखा गया है। मैं मानता हूँ कि जो सब स्कीम्स के बारे में जैसे बताया गया, स्टार्टअप इंडिया हो या स्किल इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो, बिल्कुल, ये सारे लक्ष्य कहीं ना कहीं जाके एक साथ जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद मुख्य सवाल ये होता है कि हमारा देश में जो युवा है, उनको सही रूप से, सही ढंग से कुछ काम मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो और चाहे वो कहीं और वेज एम्प्लॉयड हो। लेकिन लक्ष्य ये है कि उन लोग को काम मिले आज का तारीख में, और प्रोडक्टिव काम करें। तो ऐसा स्थिति में ये सारे जो स्कीम्स है, जब तक ये साथ एक साथ नहीं चलाए जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके कन्वर्जेंस अगर पूरी तरह से अगर ना हो, तो कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूँ, जो मेरा अपना जो निजी जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभूति रहा इस क्षेत्र में, खास करके एज अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर देखा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप से और जॉब्स जनरेट हो सकता है। और उसके आगे जाके देश को अगर जो बिग लीप जिसको हम कहते हैं, उसको अगर देना है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा देश में अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फोकस हो, और साथ में एसएमई, माइक्रो सेक्टर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, अगर वो सारे फोकस हो, तो मैं मानता हूँ पूरी तरह से ये जो कन्वर्जेंस का बात हम कर रहे हैं, उस दायरे में सही रहेगा। जयंत कृष्णा जी, चूंकि पॉलिसी और जो काम करना है सरकार की तरफ से, मैं मानता हूँ इस प्रोग्राम में आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस कन्वर्जेंस की बात मिस्टर दास कर रहे हैं, वो क्या वाकई सरकार की नीतियों में आपको दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। और मैं अगर आंकड़ों की बात करें तो उसके जो नतीजे हैं वो इतने इंकरेजिंग हैं। इस समय भारत जो है वो तीसरा सबसे अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है पूरे वर्ल्ड में। और जो ग्रोथ हो रही है स्टार्टअप के बेस में, नंबर्स में एज वेल एज रेवेन्यू में, उसमें भी हम थर्ड हाईएस्ट हैं। ये एक अपनी बारे में बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखें, अभी कोई ऑफिशियल फिगर्स रिलीज नहीं हुई हैं 2016 की, लेकिन अनुमान ये है कि करीब $10 बिलियन लास्ट ईयर इटसेल्फ में फंड्स रेजिंग हुए हैं भारत में स्टार्टअप्स की। और क्यूमुलेटिवली देखें, जब से ये मिशन शुरू हुआ है, करीब $20 बिलियन के फंड्स स्टार्टअप्स ने रेज करे हैं। हमारे जो टोटल स्टार्टअप्स का नंबर है, थोड़ा बहुत एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, लेकिन 20,000 स्टार्टअप्स हैं, और काफ़ी अच्छा इनका काम हो रहा है। और जो इकोसिस्टम है, इनक्यूबेटर्स हैं, 110 इनक्यूबेटर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं करीब 156। तो ये सब बहुत एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करता है, और स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। सरल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, लैंड अलॉटमेंट की प्रोसेस या बिल्डिंग यूसेज की प्रोसेस, बहुत सी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि ये दिस मूवमेंट इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। ऑलरेडी एक एस्टिमेट है कि कपल ऑफ ईयर्स में करीब 1 लाख से ऊपर जॉब्स जनरेट हुई हैं। ये जो न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स हैं, जो जिनका हम कपल ऑफ ईयर्स में सुनते हैं, और 2020 तक ये फिगर करीब 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो इन्होंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, इनडायरेक्ट और मल्टीप्लायर इफेक्ट से ये फिगर और आगे बढ़ सकती है। जन, अब चूंकि प्लेस पर वापस आते हैं, और जो ये प्लेस प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने या देश के सामने रखा है, वो शायद माइंडसेट को बदलने की बात करता है कि आप नौकरी खुद खोजेंगे नहीं, आप नौकरी क्रिएट करने वाले बनेंगे। क्या ज़मीन पर उस माइंडसेट को बदलने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो काम कर रही हैं? माइंडसेट में आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो नए जनरेशन स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत से लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन हैं, बहुत से लोग इनोवेशन ड्रिवन हैं, और कोई बड़ा डिस्टिंक्टिव बिजनेस आइडिया को लेके आगे चलते हैं। तो ये अगर आप जनरली आप एक स्टार्टअप के ऑफिस में जाके देखिए, तो ये बिल्कुल अलग माइंडसेट के लोग हैं। इसमें आपको इतना इनोवेशन दिखेगा, इतनी क्रिएटिविटी दिखेगी, इतनी लैटरल थिंकिंग दिखेगी, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मल्टीटास्किंग दिखेगी, वर्क कल्चर बिल्कुल रिवॉर्ड, जो कॉम्पनसेशन होगा वो रिवॉर्ड बेसिस पे होगा,
और एक बहुत ही एक एजाइल सिस्टम होता है इनके काम करने का। एक नई स्फूर्ति, एक नए जोश का अनुभव होता है। आप किसी भी स्टार्टअप के दफ्तर में या फैक्ट्री में या गोडाउन में या कोई मोबाइल ऐप डेवलपर है, उसके आप जाके देखिए, एक बहुत ही नई ऊर्जा का अनुभव होता है। और इसमें जाहिर सी बात है, और सरकार भी देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात, ईज ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस की जो बात है, वो सिर्फ एक भारत सरकार का नहीं है, वो सारे राज्य सरकारों को उससे साथ में मिलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अप्रूवल जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं। तो ये सबको कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बात है। मैं आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा कि हमारे भारत में स्टार्टअप जो मूवमेंट है उसको पूरी दुनिया किस निगाह से देख रही है, उस पर आऊँगा। लेकिन मिस्टर दास, अगर आपसे हम समझना चाहें, जब स्टार्टअप की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि शायद सरकार कुछ न करे वो ज़्यादा अच्छा है स्टार्टअप्स के लिए। तो जब भी आप ज़मीन पे कोई नया काम नई सोच के साथ शुरू करने जाते हैं, तो जो पहले प्रॉब्लम्स थी सरकारी जो सिस्टम को लेकर के, उसमें कुछ बदलाव दिखाया है जब से नई सरकार आई? आप देखिए, हमेशा ये एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस होता है कि जहाँ पे एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन द्वारा कोई भी अच्छा सोच जो है, उसमें कमिटियाँ लगता है, पॉलिसीज होता है, अलग अलग तरह से जो लोग हैं जो उसमें शायद डायरेक्ट तौर से इन्वॉल्व नहीं होता है, उनका अलग से राय आता है, कहीं ना कहीं जो एक मोटिवेशनल जो ग्रोथ होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है, कोई भी नया सरकार हो, चाहे पुराना सरकार भी हो, बेशक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है, सिर्फ केंद्रीय सरकार के भी नहीं, हर से जो कन्वर्जेंस का बात आज हम कह रहे हैं, अगर हम मेक इन इंडिया का जैसे बात करें, तो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करने के लिए नीतिगत रूप से सरकार अगर काम करे, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेक इंडिया का पॉलिसी अनाउंस करें, साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आता है, और सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप जब बात कर रहे थे, अभी जयंत आपको एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का बात की है, स्टार्टअप इंडिया का बात उसमें है ही, उस तरह का सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में अगर सक्सेसफुल करना है तो हर तरीका से आप देखें, कोई भी नया उद्योगपति या खास करके कोई भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, उनको 3 सबसे जरूरी चीजें इमीडिएटली जरूरत पड़ता है। एक तो है हुनर होना चाहिए उनका पास, कुछ ना कुछ जो भी है स्किल हो, चाहे अगर वो खुद इनोवेट कर रहा है कुछ, तो उस इनोवेशन के ऊपर उसका जानकारी पूरी तरह से। दूसरा है सबसे जरूरी जो पूंजी है, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो होना चाहिए। तीसरा बात यह है कि इसके अलावा जो एनवायरनमेंट उनको जो क्रिएट करना है, जहां पे वो काम करना चाहता है, वहां पे चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या चाहे लोकल पंचायत हो, उसका सही रूप से नीतिगत रूप से कहीं ना कहीं सहायता आना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आज का तारीख में ये जो कन्वर्जेंस का एक जो फोकस हो रहा है, सब मिलजुल के एक सिस्टम क्रिएट करना, उसमें अगर जोर दे रहा है सरकार सही रूप से, तो मैं तो बहुत सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसका नतीजे भी ये है कि आंकड़े भी उन्होंने बताया कि अब जैसे देखें कि स्टार्टअप इंडिया में जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो नया रोजगार ये सारे कंपनी से हुए हैं। लेकिन 2 मिनट में अगर आपको ये सारी चीज़ों से, शहर से हटा कर अगर गाँव में ले जाओ, गाँव में माइग्रेशन का जो इशूज़ है, और गाँव में सही रूप से अगर आप जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है कि गांव में भी लोग अपना अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी बिजनेसेस है माइक्रो लेवल में वो शुरू करें, और ये सबसे बड़ा दान रहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे और खासतौर पे स्किल में क्या हो रहा है, कहां तक बात पहुंची है, वो समझेंगे जयंत कृष्णा जी से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास सीरीज। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus.
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा ये नया कार्यक्रम जिसमें हम प्रधानमंत्री के नए विजन की बात कर रहे हैं, जो नया भारत और युवाओं के लिए उन्होंने देश के सामने रखा है। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, CEO NSDC के जयंत कृष्णा जी हमारे साथ बने हुए हैं और जयंतो दास जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और इकोनॉमिक एनालिस्ट के तौर पर लगातार इस प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं। जयंत कृष्णा जी, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की, थोड़ा सा वो भी बताएं कि जो ज़मीन पे काम हो रहा है उसको पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है और वाकई लोगों के लिए काम आसान बनाने के लिए जो वाकई जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, सरकार ने क्या किया है ज़मीन पे? देखिए, इंटरनेशनली इंडिया को स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही एजाइल और बहुत ही फर्टाइल लैंड माना जा रहा है। जिस तरह के हमारे लोग आए हैं सामने, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, बहुत सी चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अराउंड है। हमारे पास पूरी दुनिया देख रही है भारत में स्टार्टअप्स के लिए जो एक बेस है। हमारे में करीब 30 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में। अगर आप देखिए, 20 बिलियन डॉलर साइज है जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसका। 10 मिलियन टेक्नोलॉजी रेडी एसएमबीज हैं जिनके साथ स्टार्टअप्स बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास 14 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। टोटल मोबाइल पेनिट्रेशन करीब 90 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन स्मार्टफोन उसमें करीब 14-15 करोड़ है और 21 करोड़ लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, जो 30 करोड़ टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं। तो ये एक बहुत ही एक बड़ा रॉबस्ट सिस्टम है जिसको ये स्टार्टअप्स जो हैं वो लेवरेज कर रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आप देखिए, तो चाहे आप ओला देख लीजिए, उबर देख लीजिए, पेटीएम देख लीजिए, स्नैपडील देख लीजिए, हर तरह, बिग बास्केट देख लीजिए, कार ट्रेड देख लीजिए, ये बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने जो एक ह्यूमन नीड थी उसमें कमी पाकर उस वैल्यू चेन में उसको टेक्नोलॉजी के जरिए एड्रेस किया है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत ही आशा और विश्वास के साथ दिख रही है। जयंत, अगर स्किल्स की बात करें तो वो एक बड़ी चुनौती है। 2022 तक तो कहा जा रहा है 40 करोड़ लोगों की एक वर्कफोर्स होगी जिसके आपको स्किल करना है। ज़मीन पर खुद आप भी काम कर रहे हैं स्किल को लेकर के, क्या चीज़ें सही दिशा में मूव कर रही हैं? देखिए, एक तो निर्भर करता है कि आंकड़े क्या है, और दूसरी सवाल यह है कि मैं मानता हूँ कोई भी स्किल्स ज़मीनी रूप से हकीकत पूरा जो है तभी पूरा हो सकता है जब ये आगे जाके कोई काम पे है, चाहे किसी को वेज एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे किसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे बताऊँ थोड़ा सा, उसमें ये हमने देखा है कि मिजोरम का स्टेट पे हम लोगों ने बैम्बू ग्रोअर्स एक क्षेत्र है जहाँ पे करीबन 350-400 लोगों को हमने ट्रेन किए। अब सवाल ये कि बैम्बू ग्रोअर्स का आप कहाँ नौकरी कराओगे, तो उनमें से ऑलमोस्ट 380 बैम्बू ग्रोअर्स ने सेल्फ एम्प्लॉयड काम, अपना छोटा सा जमीन उनके पास पहले से था, वहाँ पे बैम्बू ग्रोअर शुरू किए। और जब सबको पता है अगर वो बैम्बू ग्रो कर रहा है तो उनको 1-2 लोग लेबर भी चाहिए होते हैं, फैमिली में भी लोग आके जुड़ते हैं। तो वो हमारा सामने एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप चलो जहाँ नौकरी जो लगा है स्किल्स के दौरान अपना जो भी ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेशन लेके फिर नौकरी होते क्या ही, उसमें तो आंकड़े है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड रूप से मिजोरम जैसे एक स्टेट में जहाँ पे एक रिमोट गांव में जाके 3-4 गांव में जाके अगर जो हम लोग खुद देखे अपना आंखों से, जहाँ पे लोगों ने इस तरह का सक्सेसफुल मॉडल अपना के ट्रेनिंग लेके, ये ट्रेनिंग 2-3 महीना 4 महीना का जो भी ट्रेनिंग होता है वो लेने के बाद अगर खुद वहाँ पे बैम्बू ग्रो कर रहे हैं और साथ में आसपास का गांव में जो लोग हैं उनको भी कुछ महीने 2 महीने साल के लिए अगर नौकरी मिल रहा है, तो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। और स्किल इंडिया का जो हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी माना जाएगा जब नॉट ओनली जॉब एम्प्लॉयमेंट, जब इस तरह का स्किल इंडिया से आगे निकल के लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके आगे 1-2 और लोगों को जाके जॉब देंगे। लेकिन उसमें एक और चीज है अजय, सिर्फ जॉब नहीं दे रहे, जब वो अपना बिजनेस में उनको लगा रहे, वो खुद उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो आप ये मत देखो कि अगर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख लोग स्किल इंडिया के दौरान ट्रेन हो रहा है प्रति महीने, वहां पे आगे जाके वो लोग कितना लोगों को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि वो लोग आगे जाके काम कर रहे हैं। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, एक ओवरऑल मल्टीप्लायर इफेक्ट होके देश में, और जैसे शुरुआत में जैसे मैंने कहा, कन्वर्जेंस तभी सक्सेसफुल होगा। सरकार का नीति सीमाबद्ध रहता है कुछ लोग तक, आगे उसको इस तरह से हुनर दे कि वो आगे जाके लोगों को स्किल करे, उसके लिए सर्टिफिकेशन वगैरह जरूरत नहीं है, वो स्किल करके अपना काम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। और उस लोकल लेवल में, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, विलेज लेवल में हम लोग का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा। और मैं मानता हूँ इसको आगे बेशक जिस तेज से बढ़ रहा है, आई एम न्यू इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जयंत कृष्णा जी, अगर गांव में कोई युवा इस कार्यक्रम को देख रहा है और वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मैं स्टार्टअप नहीं, कोई अपना काम शुरू करना चाहता है, तो स्किल इंडिया कैंपेन जो जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो उनकी किस तरह से डायरेक्टली मदद कर सकता है?
देखिए, इस समय ये जो भारत में स्किल इंडिया मिशन है, ये पूरी मानवता के इतिहास में मानव संसाधन के विकास के लिए की सबसे बड़ी योजना है। 40 करोड़ लोगों की आपने जैसे बात करी 2022 तक स्किल करने की। तो हमारे पास बहुत से ऐसे जॉब रोल्स हैं जो गांव में रेलेवेंट हैं, और गांव में जिनको हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो कि फ्लैगशिप स्कीम है, उसमें किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो मेन स्ट्रीम हो जाएं। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे रिटेलर कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, उसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक टेनेट्स जो हैं वो सिखाए जाएं, ताकि उसमें कोई भी बनना चाहे वो बन सकता है। हम लोग ये भी कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो ये CSCs हैं जो करीब 2 लाख से ऊपर हैं कंट्री में, उनको कैसे लेवरेज करें वो गांव तक और पंचायतों तक वो मैसेज ले जाने की स्किल्स की। और हमारा एक मिस्ड कॉल नंबर भी है, उसमें वो कहीं पर भी हो, चाहे गांव में हो, शहर में हो, किसी भी कस्बों में हो, वहां से वो व्यक्ति यूथ जो है वो फोन कर सकता है मिस्ड कॉल देकर, और उसके पास सारा इंफॉर्मेशन उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से कौन सा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसके विसिनिटी में और कौन सा ट्रेड उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके एस्पिरेशंस को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैन जी, एक मुद्दा आपने उठाया था फाइनेंस का। शायद मुद्रा और स्टैंडअप जैसी योजनाएं हैं जो थोड़ा सा चीप फाइनेंस मुहैया ज़रूर कराने की दिशा में एक बड़ा कदम कही जा सकती है, जो पहले हमने नहीं देखा था। क्या उससे वाकई मदद मिलेगी? और डिफरेंट ट्रेड्स की अगर बात करें तो ज़मीन पे जो मौके पैदा होने हैं रोज़गार के लिए, वो क्या हो पाएंगे? मतलब फाइनेंस की स्थिति ठीक हो रही है? देखिए, एक तो शुरुआत करें कि मुद्रा लोन जो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है, जहाँ पे 40,000 रुपये से आपका लोन शुरू होकर 10-12 लाख तक सीमित रहता है। इसके अलावा तरह तरह का लोन्स अभी पिछले दिसंबर 31 को प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किए थे अलग से, जहाँ पे 2 करोड़ तक आपको कोलेटरल फ्री लोन, एक कोई भी छोटी स्मॉल स्केल सेक्टर में अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपको वहाँ पे मिल सकता है। औरतों को अलग से वुमेन एम्पावरमेंट आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई भी स्कीम पॉलिसी जब तक वहाँ पे महिलाओं का हिस्सेदारी ना हो, तो पूरी तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं माना जाता है। उनके लिए अलग अलग लोन्स ऑलरेडी पिछले कई साल से चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्किल इंडिया का दौरान जैसे सर्टिफिकेशन देने के साथ हमने ये भी देखे हैं कि बैंक्स के पास जाकर अगर अप्रोच करते हैं, एक बेसिक सर्टिफिकेट लेके, थोड़ा बहुत बैंक का नज़रिया, इवन प्राइवेट बैंक्स का यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, चेंज हो रहा है। और उनको ये लगता है कि ये जो भी आया है हमारे पास कुछ सीख के आया है कहीं से, तो ये कुछ ना कुछ ज़मीनी तौर से शायद कुछ कर पाए, रादर देन कोई सीधे जाके बोले हमें लोन दे दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है जन जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो वक्त हमारे पास इतना है, क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे और 2022 तक जो ये बड़ी चुनौती है, क्या कुछ किया जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज और #IamNewIndia इस कैंपेन के तहत आप प्लेस कर सकते हैं। आज का मुद्दा है नौकरियों के अवसर पैदा करना। मिस्टर दास, आपका क्लोजिंग कमेंट इस प्रोग्राम में, किस तरह से ये नया कैंपेन माइंडसेट को बदलने में थोड़ी बहुत भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि मोटी तौर से कैंपेन का एक हमेशा मार्केटिंग होता है, जो हर सरकार कोशिश करता है किसी न किसी तरह से लोगों तक पहुंचाना ही बात, लेकिन सही रूप से तब ये सक्सेसफुल हो पाएगा नीतिगत रूप से पूरी तरह से सपोर्ट मिले। कन्वर्जेंस का बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट्स में भी कन्वर्जेंस का बात कहना और अलग से रेड फ्लैग हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि तरह तरह का जो सरकार का स्कीम्स है, वहाँ पे एक दूसरे के स्कीम से अगर कोलेटरल बेनिफिट मिले, अब जैसे जिन्होंने स्किल इंडिया किया, उन्होंने अगर स्टार्टअप इंडिया में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, उनको अगर कुछ सुविधा अलग से दिया जाता है। जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से सुविधा लिए, उनको फाइनेंशियली अगर जाके बैंक्स का दौरान कुछ अलग से फास्ट क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स और जो भी उस तरह से सुविधा मिले, तो मोटी रूप से अगले 5 साल में जो 2022 का बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो टारगेट जो रखे हैं, आई एम न्यू इंडिया का जो हिस्सा, अगर हम सही रूप से एक नया भारत अगर हम देखना चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक वो पूरा हो पाएगा। जयंत कृष्ण जी, चुनाव के नतीजों के बाद में जो नया मैंडेट या नई पॉलिटिकल सिस्टम देश के सामने आई है, उसके बाद में जॉब क्रिएशन को लेकर के, स्किलिंग को लेकर के, अगर जो युवा है या फिर राज्य सरकारें हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारे पास वर्ल्ड की सबसे यूथफुल
वर्किंग एज पॉपुलेशन है। हमारे जो मीडियन एज है वर्कर्स की भारत में वो 27 साल है। वो किसी भी मुल्क में इतनी कम उम्र के लोग नहीं हैं। इवन स्टार्टअप्स में अगर आप देख लीजिए तो जो एवरेज एज है स्टार्टअप्स की 27-28 ईयर्स है। ये एक बहुत बड़ी इंकरेजिंग चीज़ है और इस युवा शक्ति को टैप करके चैनलाइज करके हम चाहे वो स्किल्स के एरिया में हों या स्टार्टअप्स के एरिया में हों और इनको कैसे हम प्रोग्रेसिवली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनके लिए इंप्रूव करें। बहुत सी गवर्नमेंट ने चीज़ें करी हैं। सरफेसी एक्ट में परिवर्तन किए गए हैं। हमारे यहाँ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में परिवर्तन किए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रूल्स में परिवर्तन हुए हैं। MCA जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसने फॉर्म 29 लाकर एक कई फॉर्म्स को मर्ज करके उनका फास्टर रजिस्ट्रेशन की बात करी है। तो इस समय ये बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है। चीज़ें इंप्रूव करी जा रही हैं। इन अ वे रेड कार्पेट रोल कर रही है सरकार स्टार्टअप्स के लिए और हम इसको लेवरेज करके एक भारत को एक और भी सशक्त मुल्क के तौर पे प्रोपेल करें ऐसा। और ये तभी हो सकता है कि अगर हम यूथ एनर्जी को प्रॉपर्ली टैप करें और चैनलाइज करें स्टार्टअप इंडिया के लिए या स्किल इंडिया के लिए या ऐसे ज़्यादातर मिशंस के लिए। जयंत कृष्ण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और जयंत दास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें #IamNewIndia के तहत आप भी प्लेस कर सकते हैं 9 अलग अलग क्षेत्रों में, 9 अलग अलग सेक्टर्स में। जो भी आपको अच्छा लगता हो उस पर आप जा करके नरेंद्र मोदी ऐप पर जा करके आप प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।